आल सगानी पर हाजिर हूँ। इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया के खबरें लेकर 14-15 महीने की लड़ाई हुई। अगवा किए हुए लोगों को छुड़ा तक नहीं पाया इजराइल, यह एक हकीकत है। कल ईरान में अरगा साहब, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जंग में इजराइल कुछ भी हासिल नहीं कर सका, इसलिए उसको मजबूरन हमास के साथ समझौता करना पड़ा। और यह एक हकीकत है। और इस समझौते के लिए, इस सीज फायर के लिए प्रेशर किसने डाला था? वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने डाला था। विटकॉफ को भेजा था। विटकॉफ ने जबरदस्ती नेतन्याहू से कहा कि तुमको समझौता करना पड़ेगा, और आनंद फानन में सीज फायर हो गया तो 1.5 साल लड़ाई करके। और 1.5 साल क्यों? 70 सालों से यह लड़ाई चल रही है। इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका सब एक तरफ है और फलस्तीनी अकेले हैं। ठीक है, ईरान की मदद मिलती है, कहीं और की मदद मिलती है, लेकिन बेसिकली फलस्तीनी अकेले ये लड़ाई लड़ रहा है और आज तक हार नहीं मानी है। आज भी लड़ाई लड़ रहा है। ये वीडियो आप देखेंगे, छोटी सी बच्ची सड़क पर रबल साफ कर रही है कि गजा को फिर से बसाया जा सके। ऐसी कितनी वीडियोस मैं आपको दिखा चुका हूँ। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं, जहाँ इतनी जिद है कि एक पैर कट गया, एक हाथ कट गया, उसके बाद भी अपना इलाका छोड़ने को लोग तैयार नहीं हैं। जिस तरह की बमबारी हो रही थी, 2000 के आसपास फैमिलीज खत्म हो चुकी हैं। पूरी की पूरी फैमिलीज खत्म हो गई। कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें कोई ना कोई या तो मारा नहीं गया या फिर घायल नहीं हुआ। इतनी लंबी लड़ाई में, इतनी मुश्किल लड़ाई में, जब एक आदमी अपना मुल्क छोड़ के नहीं गया तो अमेरिका क्या कर लेगा? आर्मी ही तो भेजेगा। आर्मी भेजने के अलावा अमेरिका क्या कर सकता है? और अगर खाली ही कराना होता तो इन लोगों को वापस क्यों आने दिया जाता? तब तो यही था कि समझौते की कोई जरूरत ही नहीं थी। रबल तो बन ही गया था, लोग अपने घरों से बाहर थे, इलाके पर कब्जा कर लिया गया होता और जो मन करता वह करते। लेकिन अगर कब्जा करके जो मन करता वह करते तो रोज अल कासम और फलस्तीनियंस भी होते। अमेरिका भी यही कर सकता है, अपनी आर्मी भेज सकता है। अभी तक सिर्फ हथियार भेज रहा था, हेलीकॉप्टर भेज रहा था। अब उन्हीं हेलीकॉप्टरों और हथियारों के साथ अपनी आर्मी को भेज सकता है। क्या अमेरिका के सामने हमास लड़ना छोड़ देगा? क्या अमेरिका के सामने हमास कहे, भाई अब तो अमेरिका आ गया, हम अपनी जमीन छोड़ के चले जाएंगे क्या? फलस्तीनी जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दी है, जिन्होंने इतनी सारी कुर्बानी दी है, वह अमेरिका के आने भर से भाग जाएंगे क्या? अमेरिका के आने भर से ईरान मदद करना बंद कर देगा? क्या अमेरिका के आने भर से हूती मदद करना बंद कर देगा? याद है ना इनको कि हुत ने कैसे रेड सी के अंदर इनका जीना हराम किया हुआ था। बम गिरा के देख लिया थी कि ऊपर सब कुछ करके देख लिया, क्या मिला? फाइनली जब समझौता हुआ है, सीज फायर हुआ है, तब जाके हूती ने वहां से अपना लंगर हटाया है और रेड सी में इनकी जहाज़ों को जाने देने की इजाज़त दी है। 2 कंट्रीज़ की याद दिलाऊंगा, एक पुरानी और एक नई वियतनाम के बारे में। शायद आप लोगों ने सुना हो, अमेरिका बड़ी शान से गया था वियतनाम में जंग करने। ज़रा सा मुल्क है, बहुत ज़रा सा, दुनिया के नक्शे पर ढूंढना मुश्किल हो जाए, इतना बड़े शान से गया था अमेरिका। वहाँ अपनी पूरी वार्मी लेकर हज़ारों लोगों को मारा, जो कुछ कर सकता था वह कि। लेकिन वियतनाम हो ने वह लड़ाई लड़ी कि दुम दबा के वियतनाम से भागना पड़ा। हो ची मिन उनके लीडर हुआ करते थे। दुम दबा के गरीब वियतनाम हो से इनको भागना पड़ा। और दूसरा जो आप जानते हैं, यह अफगानिस्तान बरसों तमाशे करते रहे, हथियार भेजते रहे, जहाज भेजते रहे, पैसे भेजते रहे, इनको सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट किया, फिर एक दिन रातों रात दुम दबाकर वहां से भाग गए। अगर हमास के खिलाफ लड़ाई होगी तो जाहिर तौर अमेरिका जितना मजबूत है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ दूसरी भी होती है, और वो होती है इंसान की जिद, इंसान का जुनून, अपने मादरे वतन के लिए मोहब्बत। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में थे तो वह भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी उनका।
सूरज कभी डूबता ही नहीं था। इतनी जगहों पर उनका शासन था, इतनी जगहों पर उनका सिक्का चलता था कि एक जगह अगर सूरज डूबता था तो दूसरी जगह सूरज उगा हुआ होता था। डे एक सवा सालों तक हिंदुस्तानियों ने लड़ाई लड़ी। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, बौद्धों ने, सबने लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साल कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों के घर जमी दोज कर दिए गए, कितने लोगों की ज़मीनें लूट ली गई, कितने लोगों की जागीर लूट ली गई। ये सब कुछ चला, लेकिन 15 अगस्त 1947 को अपना बोरिया बिस्तर उठाकर उनको भी भागना पड़ा, क्योंकि वह जालिम थे, क्योंकि उनका हमारी ज़मीन पर हार नहीं था। अपनी ज़मीन पर हमारा हक था। हमारे पुरखे यहाँ की ज़मीन में जले और दबे हुए थे। हमारे पुरखों की लाशें जली थीं यहाँ पर, या फिर लाशें कब्रों में दफन हुई थीं, इसलिए ज़मीन हमारी थी। सारी मुसीबत झेल कर भी हमारे पुरखों ने हमें आज़ादी दिलाई। यही बात है, फ़लस्तीन में 7 पुश्ते दफन है, वहाँ की ज़मीन में, उस ज़मीन पर भी जहाँ इज़राइल आज कब्ज़ा करके बैठा है। आप कितनी भी आर्मी भेज दोगे, आप कितने भी हेलीकॉप्टर भेज दोगे, आप कितने लोगों को भी वहाँ से बाहर निकाल दोगे, दुनिया में वो जहाँ होंगे उनके सीनों में फ़लस्तीन का ख्वाब पलता रहेगा, वो झंडा उनके हाथों में आता रहेगा। कितने भी बंदिशें लगा दोगे, दबा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, लेकिन उस झंडे से खुद को जुदा नहीं करेंगे। ये जंग चलती रहेगी। ट्रम्प आए हैं, चले जाएंगे, बड़ी जल्दी में है, यहाँ टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा, उसको बना दूंगा। मुझे तो लगता है कि ये सब करते करते कहीं बहुत जल्दी खुद न ख़त्म हो जाए। आज एक डिसीजन लेते हैं, कल पलट देते हैं, आज ये करते हैं, वह ये करते हैं बनाने की, तो कोई बात कह नहीं रहे। कह रहे थे अमन लेकर मैं आया हूँ, मैं अमन की बात करूँगा, और जो कर रहे हैं उससे लगता है कि एक ऐसी जंग में झोंक देंगे अमेरिका को। वह तिजार की जंग भी होगी, वह हथियार की भी जंग होगी, जिससे अमेरिका शायद ही कभी बाहर निकल पाए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वैसे तो अमेरिका कभी ग्रेट रहा ही नहीं है, लेकिन एक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाकर कहकर कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ही कई टुकड़ों में बट जाए, अमेरिका की सड़कों पर ही जंग शुरू हो जाए। जिस तरह की पॉलिसी ट्रम्प लगातार बना रहे हैं, ये तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में समझ में आएगा। अब क्या कह रहे हैं ईरान को, क्या कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बनाएंगे, ऑर्डर साइन किया है। और वो मैक्सिमम प्रेशर क्या है कि हम ऐसे हालात बना देंगे कि ईरान अपना एक बूंद तेल भी एक्सपोर्ट ना कर पाए। ये कोशिश तो 3040 साल आप लोग कर रहे हैं, और ईरान अपना एक्सपोर्ट कर रहा है, ईरान का तेल जा रहा है सारी दुनिया में। ईरान अपने हथियार बना रहा है, अपनी मिसाइलें बना रहा है, अपने ड्रोन बना रहा है, ईरान अपना एटॉमिक पावर क्रिएट कर रहा है। अभी कल ईरान के अखबारों में बयान छपा हुआ है कि वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वह पीसफुल है और उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको हम जारी रखेंगे, आप बनाते रहिए। प्रेशर आपने चाइना के ऊपर लगाया, चाइना ने पलट के सैंक्शन लगा दिया, आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, उसका तेल ज़बरदस्त बिक रहा है। पूछिए यूक्रेन से, रशिया के सामने उसकी क्या हालत है। और अब आप यूक्रेन से भी हाथ खींच रहे हैं। अब आप कह रहे हैं रशिया से बात करेंगे। बहुत जल्द ये वक्त आएगा कि आप कहेंगे ईरान से भी बात करेंगे। हालांकि आपने कहा था कि ईरान के साथ जो हमारी दिक्कत है उसको हम बातचीत से सुलझाना चाहते हैं, और अब भी इस बातचीत की पूरी उम्मीद है। बातचीत के पहले प्रेशर बनाने के लिए ही ये सारा नाटक किया गया है। लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि आपके सैंक्शन लगाने से अब मुल्क बर्बाद नहीं होते। सारे मुल्क, अफ्रीकन मुल्क नहीं है जिन पर आपने सैंक्शन लगाया और उनको तबाह कर दिया, वहाँ भुखमरी ला दी। सोमालिया नहीं है, सारे मुल्क। इसी दुनिया में अफगानिस्तान भी है, इसी दुनिया में वियतनाम भी है, और इसी दुनिया में ईरान भी है, इसी दुनिया में क्यूबा भी है, जो बरसों बरस के आपके सैंक्शंस के बावजूद जिंदा है और आपकी आंख में आंख डालकर सवाल करता है। हक की लड़ाई में इंसान की ताकत कई गुनी हो जाती है।
जब आप झूठ की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो अंदर की ताकत खत्म होती जाती है, लेकिन जब आप सच की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जब आप हक की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो यह ताकत कई कई गुनी हो जाती है। इंसान वह कर जाता है जिसकी उम्मीद उसको खुद भी नहीं होती है। और अगर गजा के ऊपर इस तरह की कोई भी कार्यवाही करने की कोशिश की जाएगी तो यकीन जानिए, गजा वाले जिस तरह से लड़ेंगे, ट्रंप ने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। ट्रंप के लिए जो काम करते हैं वह पैसों के लिए काम करते हैं। गजा के जो नागरिक हैं, गजा के जो शहरी हैं, वह अपने वतन के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। वो पैसों के लिए लड़ने वाले नहीं हैं, वरना इजराइल और अमेरिका मिलक कब का उनको खरीद चुके होते। हमास ने तो बयान दिया ही है, पीएलओ का बयान आया है और भी जगहों से बयान आया है। अब अलग अलग मुल्कों के भी बयान आ रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि यह बात जो अमेरिका कह रहा है उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहाँ पर 2 नेशन सोल्यूशन होना चाहिए। मामला यूएन में जाएगा, वहाँ भी बहस होगी। और ट्रंप जो बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, अगर उड़ रहे हैं तो, हालांकि मेरा तो मानना है कि ये सब ज़बानी जमा खर्च है, अंदर का खेल किसी तरह से नेतन्याहू को कुर्सी पर बिठाए रखना है। क्योंकि अगर यह करना होता तो किसी सीज फायर की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर उड़ भी रहे हैं ट्रंप, तो बहुत जल्दी उनको पता चलेगा कि ऊपर ना आसमान है ना नीचे ज़मीन है। कहीं ऐसी जगह वो लटक गए हैं जहां से उनका खुद का निकलना मुश्किल हो गया है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। आज की ट्रंप जैसे कितने आए और चले गए, लेकिन फ़लस्तीन के लोग अपनी सारी मुसीबतों के बावजूद अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। और उनकी लड़ाई के साथ दुनिया के वह सारे लोग हैं जो हक बात के साथ, जो सच के साथ खड़ा रहना पसंद करते हैं। और मैं खुद को भी उनमें ही शामिल करता हूँ। आपको भी जो इसको सुन रहे हैं उनको भी उनमें ही शामिल करता हूँ। ज़रूरी है कि हम फ़लस्तीन की आवाज़ लगातार उठाते रहे, लगातार बोलते रहे। व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जब मामला फ़लस्तीन का होता है, क्योंकि यह मामला मेरे लिए दिल से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतनी ही बात करनी थी। जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए हमारे वीडियो। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी ताकत बनी है। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डायरेक्ट हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर यह सब करना नामुमकिन हो तो हमें सब्सक्राइब करके ये वीडियोस उन लोगों तक तो ज़रूर पहुंचा दें जिनके बारे में आपको लगता है कि उनका सच जानना अधिक ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया।